इंसान की तारीख में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट ने सूरज को टच कर लिया उसके एटमॉस्फेयर में एंट्री मारकर, और ये इसकी ओरिजिनल वीडियो है सन के एटमॉस्फेयर में एंटर होने की। इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट ने एक और इम्पॉसिबल चीज अचीव कर ली है। ये इंसान का बनाया हुआ अब तक का फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है, जिसकी टॉप स्पीड 7 लाख किलोमीटर पर आवर है। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि ये स्पेसक्राफ्ट पूरी अर्थ का चक्कर लगा सकता है सिर्फ 3.5 सेकंड्स में। ये है पार्कर सोलर प्रोब, जिसको बनाया गया है सूरज को स्टडी करने के लिए। इसका नाम सुनकर पहला सवाल ही आता है कि ये स्पेसक्राफ्ट सन के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद भी पिघल क्यों नहीं रहा, क्योंकि अर्थ पर बैठकर तो हमें इतनी गर्मी लगती है और दोनों में डिस्टेंस भी 147 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट सन के एटमॉस्फेयर में जाकर भी नहीं पिघल रहा, जिधर टेम्परेचर लाखों डिग्री है और वहाँ पर परफेक्टली काम कर रहा है। असल में होता ही है कि 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट सूरज पर स्टडी कर रहे थे और उससे आने वाली लाइट के कलर के वेवलेंथ से सूरज का टेम्परेचर का अंदाजा लगा रहे थे। हैरानी के तौर पर उनको ये पता चलता है कि सूरज के सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री से ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री से भी ज्यादा है। तो ये बात उनको समझ नहीं आई। जैसे हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, वैसे ही सन की भी हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। सन की इस कोरोना लेयर में ही लाखों डिग्री का टेम्परेचर है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो था साइंटिस्टों के लिए। लेकिन 1958 में अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट यूजीन पार्कर ने ऐसी डिस्कवरी की जिसने इन सभी सवालों का जवाब दे दिया। हाँ, ये वही पार्कर हैं जिनके नाम पर इस स्पेसक्राफ्ट को बनाया गया है, पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था डायनेमिक्स ऑफ इंटरप्लेनेटरी गैस एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इन्होंने बताया कि सूरज हर वक्त अपने अंदर से चार्ज पार्टिकल्स एमिट करता रहता है स्पेस में, जिसको कहा जाता है सोलर विंड, और ये मेनली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हीं चार्ज पार्टिकल के निकलने की वजह से सूरज के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लाखों डिग्री है। लेकिन उनके इस काम को शुरू में कोई अहमियत नहीं मिली और सब मोस्टली इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन बाद में साइंटिस्ट कंफर्म करते हैं कि सोलर विंड वाकई एग्जिस्ट करती हैं, और पार्कर का ये काम फाउंडेशन बना सूरज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये तो क्लियर हो गया था कि सोलर विंड्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं और इसका फिनोमिना क्या है। इसको स्टडी करने के लिए नासा ने स्पेसक्राफ्ट बनाने का सोचा जो सन के एटमॉस्फेयर में जाएगा और स्टडी करेगा। लेकिन सूरज के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर लाखों डिग्री था, तो इस स्पेसक्राफ्ट को इस तरीके से डिजाइन करना था कि ये मेल्ट ना हो। इसके लिए साइंटिस्टों ने बहुत ही यूनिक डिजाइन तैयार किया। इस प्रोब के आगे एक कार्बन शील्ड लगाई गई है हीट से बचाने के लिए। इस शील्ड की खास बात यह है कि इसको स्पेशली लैब में डिजाइन किया गया है कार्बन फोम से। ये कार्बन फोम अंदर से 97% खाली है ताकि ज्यादा हीट इसके अंदर ट्रैप ही ना हो और ये एक इंसुलेटर के तौर पर काम कर सके। फिर इस फोम के दोनों तरफ कार्बन कार्बन कंपोजिट की लेयर लगाई गई है जिसको ग्रेफाइट और रेजन से बनाया गया है। फिर इस मिक्सचर को वो सुपर हीट करते हैं ताकि कार्बन अपनी प्योर फॉर्म में आ जाए। और फाइनली एक व्हाइट सिरेमिक पेंट इस शील्ड के फ्रंट साइड पर लगाया जाता है जिसने सूरज को फेस करना था, ताकि मैक्सिमम हीट रिफ्लेक्ट हो सके कार्बन फॉर्म में एंटर होने से पहले ही। इसी शील्ड की वजह से ये स्पेसक्राफ्ट हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। इस प्रोब के सारे इंस्ट्रूमेंट इस शील्ड के पीछे छुपे हुए हैं ताकि वो डैमेज न हो सके। इसके साथ ही पार्कर सोलर प्रोब में एक्टिव कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है जो इसके इंस्ट्रूमेंट को सेफ रखता है। जब पार्कर सूरज के करीब आता है तो ये सिस्टम पानी को एक्टिवली स्पेसक्राफ्ट में सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट भी खत्म हो जाती है। बाकी स्पेसक्राफ्ट में सेंसर लगाए गए हैं डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए और सन को स्टडी करने के लिए। इस सन को पावर देने के लिए 2 बड़े सोलर पैनल्स भी लगे हुए हैं। ये पैनल्स पूरी तरह खुले होते हैं जब प्रोब सन से काफी दूर होता है, लेकिन जब ये प्रोब सन के ज्यादा करीब आता है तो मोटर के जरिए ये सोलर पैनल शील्ड के पीछे छुप जाते हैं ताकि वो मेल्ट न हो सके। सोलर पैनल का ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा होता है जिधर से ये एनर्जी लेते हैं, जो कि बहुत होती है स्पेसक्राफ्ट और इसके इंस्ट्रूमेंट को पावर देने के लिए। अब बारी आती है पार्कर को स्पेस में लॉन्च करने की। 12 अगस्त 2018 को इस प्रोब को स्पेस में लॉन्च कर दिया जाता है। सबसे मुश्किल टास्क यही था कि इसको सूरज की ऑर्बिट में किस तरह लेकर जाएं। अर्थ से सन का डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर है। ये तो नहीं होता कि स्पेसक्राफ्ट में इतना फ्यूल हो के वो 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सके स्पेस में। फ्यूल तो बहुत कम होता है और मैक्सिमम फ्यूल तो स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से लॉन्च करते हुए ही खत्म हो जाता है। तो फिर ये किस तरह सन तक पहुंचा? इसका जवाब बहुत सिंपल है, ग्रेविटी असिस्ट की मदद से। ग्रेविटी असिस्ट होती है कि कोई प्लेनेट है, उसकी ग्रेविटी होती है और वो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब स्पेसक्राफ्ट उस प्लेनेट के साथ से गुजरेगा तो उस प्लेनेट की ग्रेविटी की वजह से वो अपनी स्पीड बहुत तेज कर सकता है और अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट कर आगे की तरफ बढ़ सकता है। इस डायरेक्शन को एडजस्ट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में प्रोपल्शन सिस्टम होता है जो बस इसका एंगल सेट करने के लिए होता है, और बस इस एंगल को सेट करने के लिए ही फ्यूल इस्तेमाल होता है। तो स्पेसक्राफ्ट मुफ्त में बगैर किसी फ्यूल के स्पेस में मिलियंस ऑफ किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं सिर्फ ग्रेविटी असिस्ट की मदद से। वॉयेजर 1 और 2 जब इंटरस्टेलर स्पेस में गए थे तो इन्होंने भी ग्रेविटी असिस्ट की मदद से ही बिलियंस ऑफ किलोमीटर का सफर ट्रेवल किया है, वरना इतना फ्यूल किधर से आता है ट्रेवल करने के लिए। पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज पर जाना था, तो इसके लिए साइंटिस्टों ने रास्ते में जो प्लेनेट था वीनस, उसकी ग्रेविटी असिस्ट लेने का डिसाइड किया। इस प्रोब ने पहले वीनस का असिस्ट लेकर सन पर जाना था और सन से असिस्ट लेकर वापस वीनस
वीनस पर। तो इस तरह ये लूप में सर्कल करता है। टोटल में इस प्रोब ने 24 बार सूरज का चक्कर लगाना था वीनस के असिस्ट के साथ। 150 दिन लगते हैं इस प्रोब को एक चक्कर कंप्लीट करते हुए, और हर चक्कर में ये सन के और करीब आता जा रहा है पिछली बार की कंपैरिजन में। 29 अप्रैल 2021 में पार्कर सोलर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सक्सेसफुली सूरज की कोरोना लेयर में एंट्री मार लेता है। इस मिशन को प्लान किया गया है कि ये अपने 24 चक्कर 8 साल के अरसे में कंप्लीट करेगा। इस ड्यूरेशन में ये टोटल में सूरज पर 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसने एग्जैक्टली सूरज पर क्या स्टडी कर। इसके लिए बहुत सारे टास्क इस प्रोब को दिए गए हैं। पहला टास्क तो है सोलर विंड्स को समझना कि ऐसी क्या मिस्टीरियस चीज है जो इन पार्टिकल्स को हाई स्पीड में स्पेस के अंदर फैला रही है। इस चीज को सही से हम अंडरस्टैंड करके स्पेस वेदर के बारे में समझ सकते हैं। इसका दूसरा टास्क है सूरज की आउटर लेयर कोरोना को करीब से स्टडी करना और ये फाइंड करना कि क्यों ये लेयर हजारों डिग्री से भी ज्यादा गर्म है सूरज की सरफेस के मुकाबले में। इसका तीसरा टास्क है सूरज के प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को समझना, ताकि सोलर विंड पहली दफा शुरू कैसे हुई ये पता चल सके। अभी तो फिलहाल पार्कर सोलर प्रोब सूरज को स्टडी कर रहा है, तो सूरज के अंदर के फिनोमिनाज और नई डिस्कवरीज हमें फ्यूचर में ही देखने को मिलेंगी जब ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पार्कर सोलर प्रोब को लाइव देखने के अभी वो किस जगह पर है, तो आप नासा की वेबसाइट पर पार्कर सोलर प्रोब लिखें। वहाँ पर आपको पूरे सोलर सिस्टम का मैप नजर आ जाएगा। इधर से आप सारे नासा के मिशन देख सकते हैं जो इन्होंने आज तक किए हैं, और आपको इनकी रियल टाइम लोकेशन भी मिल जाएगी। यहाँ पर है ये पार्कर सोलर प्रोब इस टाइम अभी लाइव। लेकिन ये सब पढ़कर हमें क्या फायदा होगा? देखो, सूरज ही तो हमारे सबसे करीब स्टार है। अगर हमें सूरज की कोरोना लेयर और सोलर विंड्स के बारे में सही से पता चल जाएगा तो हम अपने स्टार की मिस्ट्रीज समझ जाएंगे। हमारा नॉलेज एडवांस हो जाएगा स्पेस वेदर के लिहाज से। अर्थ और सन का वैसे भी डायनामिक रिलेशन है। सूरज से आने वाली सोलर विंड्स और मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, तो इसके इफेक्ट और फ्यूचर प्रेडिक्शन में भी हम इंसानों को हेल्प हो सकती है। हेल्प से याद आया कि हम इंसानों ने स्पेस में एंटर होने से पहले बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प ली थी, सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेस में जिंदा रह भी सकते हैं या नहीं, और वो थे जानवर। स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत में इन मासूम और बेज़बान जानवरों को स्पेस में भेजा गया था इनकी मर्जी के बगैर, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि ये जिंदा रहेंगे या नहीं। शुरू की स्पेस एक्सप्लोरेशन में किन किन जानवरों को भेजा गया था और कितने मरे थे, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो लाजमी देखना। फिर मिलते हैं उन जानवरों के साथ। थैंक्स फॉर